Hello dear students, once again welcome you all to the Bishop Academy online classes. Today we understand about the economics for class 11th. In this video we understand about the chapter number 3 of microeconomics, and that's name is the consumer equilibrium, and it is our fourth part. In this part we understand about the indifference curve. Indifference curve के बारे में आज हम समझेंगे. तो सबसे पहले समझते हैं कि इंडिफरेंस कर्व होता क्या है. जैसे यहाँ पे कहता है कि हिक्स एंड एलन प्रेजेंटेड द इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस. हिक्स और एलन ने क्या किया है, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस को प्रेजेंट. हिक्स एंड एलन ने इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस को प्रेजेंट करने का काम किया है. इन्होंने इसको रिप्रेजेंट किया है एज एन अल्टरनेटिव व्यू पॉइंट ऑफ अ मार्शल यूटिलिटी एनालिसिस. तो ये जो है हिक्स का इंडिफरेंस कर्व, हिक्स का इंडिफरेंस कर्व, ये किसका अल्टरनेटिव है, मार्शल का. जो यूटिलिटी एनालिसिस है, इसका अल्टरनेटिव्स है. मार्शल की यूटिलिटी एनालिसिस, मार्शल ने जैसे कहा कि यूटिलिटी हमारी क्या होती है, यूटिलाइजेशन क्या होता है, तमाम तरह की चीज़ों के बारे में बात किया उन्होंने, उसका ये एक अल्टरनेटिव है. तो होता क्या है कि इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस रिप्रेजेंट द ऑर्डिनल व्यू पॉइंट इन विच द बिहेवियर ऑफ अ कंज्यूमर इज स्टडीज ऑन द ऑर्डिनल प्रेफरेंस. नॉर्मली देखें तो यहाँ पे जो कहने का सेंस है कि जो हमारा इंडिफरेंस कर्व होता है वो क्या होता है, ऑर्डिनल व्यू पॉइंट होता है, एक नॉर्मल व्यू पॉइंट होता है जिसमें कंज्यूमर क्या करता है, कंज्यूमर की स्टडी की जाती है, बिहेवियर ऑफ अ कंज्यूमर की स्टडी की जाती है, जिसका बेसिस क्या होता है, ऑर्डिनल प्रेफरेंस. यानी कि किसी भी स्टेप्स को उठाने से पहले, किसी भी कंजप्शन या यूटिलिटी को मेंटेन करने से पहले कंज्यूमर क्या एक्टिविटी करता है, किस तरीके के प्रेफरेंस को मेंटेन करता है. तो ऑर्डिनल अप्रोच सजेस्ट दैट यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ यूनिट. और इसमें क्या है कि ये प्रेफरेंस की सिचुएशन की अगर बात करते हैं तो ऑर्डिनल अप्रोच जो ये कहता है वो कहता है यूटिलिटी को हम क्या कर सकते हैं, हम टर्म्स ऑफ यूनिट में मेजर नहीं कर सकते. इट कैन ओनली रिमार्क्ड, सो केवल रिमार्क कर दिया जाता है, और द कंपेयर्ड बाय द गिविंग ऑर्डर ऑफ नंबर्स, या फिर उसको नंबर्स जो ऑर्डर्स हमारे पास है, नंबर ऑफ कंजप्शन जो हमारे होते हैं उनके थ्रू हम उसको कंपेयर कर सकते हैं. जैसे हमने कहा कि जो हमारी यूटिलिटी होती है वो सबसे ज़्यादा फर्स्ट यूनिट पे मिलती है हमें, उसके बाद उससे थोड़ा सा कम नेक्स्ट पे, क्योंकि आपको पता है जो यूटिलिटी होती है वो डिक्लाइनिंग कॉन्सेप्ट में वर्क करती है. ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि मान लीजिए पहले लिया तो इस पे हमने मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को मीट नहीं किया, दूसरा लिया तो कुछ और, तीसरा लिया तो कुछ और, चौथा लिया तो कुछ और. एटलीस्ट अगर देखें तो हर एक यूनिट के ऊपर हमारी कुछ ना कुछ यूटिलिटी होती है. लेकिन अगर यहाँ पे जैसे कह रहा है कि जो कहता है ऑर्डिनल अप्रोच जो होता है वो सजेस्ट करता है कि दैट यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर इन टर्म्स ऑफ यूनिट. यूटिलिटी को हम टर्म्स ऑफ यूनिट में मेजर नहीं कर सकते. इट कैन ओनली बी रैंक्ड, इनको केवल रैंक या फिर क्या किया, कंपेयर्ड किया सकता है तो गिविंग ऑर्डर ऑफ अ नंबर, जो नंबर ऑफ ऑर्डर हमारे पास देते हैं, यानी जितना कंजप्शन हम मेंटेन करते हैं उसके साथ उनकी रैंकिंग की जा सकती है कि किस लेवल पे हमको क्या यूटिलिटी मिलती है. फिर यहाँ पे कहता है डिफरेंस कर्व एग्जांपल्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर रिलेटेड विद द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स एंड his consumer behavior is explained with the help of indifference schedule और द इंडिफरेंस सेट. तो नॉर्मली यहाँ पे जो कहता है इंडिफरेंस कर्व एक्सप्लेन क्या करता है, कारण इंडिफरेंस कर्व क्या करता है, एक्सप्लेन करता है कंज्यूमर बिहेवियर या कंज्यूमर से रिलेटेड बिहेवियर्स के बारे में, उन कॉम्बिनेशंस के बारे में जिसको कंजप्शन या उन दो गुड्स के बारे में जिसको कंज्यूमर क्या करता है, कंज्यूमर बिहेवियर के थ्रू अपने शेड्यूल को मेंटेन करने का काम करता है, यानी अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करके सेटिस्फेक्शन को अडॉप्ट करने का काम करता है. और ये भी कहता है एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस शेड्यूल, और इसको क्या करता है, एक इंडिफरेंस शेड्यूल के बेसिस पे उसको एक्सप्लेन करने का काम करता है. कहता है वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स गिविंग द इक्वल सेटिस्फेक्शन. बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं दो अलग अलग गुड्स की, वो क्या करते हैं, इक्वल सेटिस्फेक्शन देने का काम करते हैं टू द कंज्यूमर बिकम द कंपोनेंट्स ऑफ द इंडिफरेंस शेड्यूल. वो गुड्स जो एक दूसरे के रिलेशनशिप में हो सकते हैं और वो सेम यूटिलिटी को मेंटेन कर. आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा एक एग्जांपल के तौर पे. मान लीजिए मुझे आइसक्रीम खाना है और चॉकलेट भी खाने का मन है.
तो आइसक्रीम अगर मैं खाता हूँ तो चॉकलेट नहीं, चॉकलेट खाता हूँ तो आइसक्रीम नहीं। अगर दोनों के बीच में मैं कोई भी कॉम्बिनेशन अगर बनाता हूँ तो दोनों की यूटिलिटी हमारी सेम रिप्रेजेंटेशन को मेंटेन करती है। जैसे यहाँ पे जो कह रहा है, तो वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ अ टू गुड्स गिविंग द इक्वल सेटिस्फैक्शन। बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं जो क्या करते हैं, हमको इक्वल सेटिस्फैक्शन देने का काम करते हैं। और ये भी कहता है द कंज्यूमर बिकम द कंपोनेंट्स ऑफ इंडिफरेंस शेड्यूल। और कंज्यूमर जो होता है इन डिफरेंट शेड्यूल्स का एक कंपोनेंट्स होता है, यानी कि वो कैसे किस चीज़ को कंज्यूम करता है वो उसका एक कंपोनेंट शेड्यूल होता है। फिर कहता है व्हेन द डिफरेंस कर्व शेड्यूल इज रिप्रेजेंटेड ऑन द ग्राफ पेपर, यानी कि ये जो डिफरेंस शेड्यूल होता है उसको अगर हम ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करते हैं तो ये शेड्यूल क्या कहलाता है, इंडिफरेंस कर्व कहलाता है। फिर से समझिएगा, ये वो कॉम्बिनेशन होते हैं जिससे गुड्स और सेटिस्फैक्शन कंज्यूमर क्या करता है, मेंटेन करने का काम करता है। या फिर यूं समझ लीजिए कि इंडिफरेंस कर्व एक्सप्लेन अबाउट द बिहेवियर, कंज्यूमर रिलेटेड बिहेवियर या कंज्यूमर बिहेवियर रिलेटेड विद द कॉम्बिनेशन ऑफ अ टू गुड्स and this consumer behavior explained with the help of indifference schedule। अब ये कैसे, जैसे मान लीजिए मैंने कहा अभी आइसक्रीम खाना है, अगर मान लीजिए 10 रुपये का ये भी मिल रहा है, 10 रुपये का ये भी मिल रहा है, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, दो हमारे पास 40 रुपये हैं, इफ वी हैव अ 40 रुपीज़, तो 40 रुपये में हमने क्या किया, 3 आइसक्रीम ले लिया और एक क्या किया, एक चॉकलेट ले लिया। तो दोनों में देखें तो जितने का आइसक्रीम है उतने का ही चॉकलेट है, यानी कि दोनों की यूटिलिटी अगर कहीं ना कहीं देखें तो हमारे लिए सेम है। इवन इंडिविजुअल कंज्यूमर की बात करते हैं, कुछ ऐसे कंज्यूमर होते हैं जिनके लिए कुछ यूनिट्स क्या होते हैं, सिमिलर एक्टिविटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं और उनसे जो मिलने वाला सेटिस्फैक्शन होता है वो सिमिलर ही होता है। मान लीजिए फिर हमने 2 ले लिया और 2 यहाँ ले लिया, यानी कि 2 आइसक्रीम, 2 चॉकलेट खा लिया, 2 आइसक्रीम खा लिया, तो यहाँ पे दोनों से हमको जो मिलने वाला सेटिस्फैक्शन क्या है, वो सेम है। और ये कॉम्बिनेशन जब हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी ग्राफ पेपर पे, यही कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, इंडिफरेंस शेड्यूल कहलाता है। ठीक है, दो गुड्स के बीच में जो कंज्यूमर बिहेवियर के थ्रू रिलेट होते हैं, वो जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्या कहलाता है, इंडिफरेंस शेड्यूल कहलाता है। जब उसको हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ के बेसिस पे, तो वो इंडिफरेंस शेड्यूल क्या कहलाता है, इंडिफरेंस कर्व कहलाता है। तो डेफिनेशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व की अगर बात करते हैं तो थोड़ा वॉटसन क्या कहते हैं, इनको देख लेते हैं। एंड इंडिफरेंस शेड्यूल इज द लिस्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ अ 2 कमोडिटीज। जो इंडिफरेंस शेड्यूल होता है वो 2 कमोडिटीज का क्या होता है, लिस्ट होता है, एक कॉम्बिनेशन लिस्ट होता है। द लिस्ट बिगिन सो अरेंज्ड दैट अ कंज्यूमर इज indifferent or to the combinations, preferring the more of any other। और ये क्या कहता है कि ये लिस्ट ऐसी होती है जिसको अरेंज किया जाता है, जिसमें कंज्यूमर क्या करता है, इंडिफरेंस को क्लियर करते हुए क्या करता है, कॉम्बिनेशन को मेंटेन करता है और प्रिफरिंग द मोर एनी अदर, और वो ये सोचता है कि इससे और क्या हम और अपने मतलब कमोडिटीज़ में इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे अगर थोड़ा सा एग्जांपल और अपने घर में आ गए हम, तो हमारे पास क्या होती है, थाली आती है, मतलब खाने की थाली आती है हमारे पास। तो हमने देखा होगा कि हम केवल राइस को खा के अपनी यूटिलिटी को मेंटेन नहीं कर पाते हैं पूरी तरीके से, पल्सेस को खा के यूटिलिटी को मेंटेन नहीं कर पाते पूरी तरह से, ब्रेड या चपातीस को खा के पूरी तरीके से यूटिलिटी को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, और ना ही वेजिटेबल्स को खा के हम क्या करते हैं, उनका एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि हमको किस रिक्वायरमेंट में चपाती चाहिए, किस रिक्वायरमेंट में राइस चाहिए, किस रिक्वायरमेंट पल्सेस चाहिए, किस रिक्वायरमेंट वेजिटेबल्स चाहिए और किस किस वैरायटी के चाहिए। तो हम उन सभी का जब एक कॉम्बिनेशन, परफेक्ट कॉम्बिनेशन जब तैयार कर लेते हैं, तो वो जो शेड्यूल होता है वो हमारा क्या होता है, इंडिफरेंस शेड्यूल होता है। यानी जिस क्वांटिटीज़ में, नंबर्स में हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जिस नंबर्स में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं वो शेड्यूल को रिप्रेजेंट करता है, और उससे मिलने वाली यूटिलिटी क्या करती है, हमें इक्वल सेटिस्फैक्शन। जैसे आपको बताया ना कि ज़्यादातर जो कॉम्बिनेशन होते हैं, तो 2 गुड्स की बात कर रहा है, तो गिवन द इक्वल सेटिस्फैक्शन, वो जो शेड्यूल होता है वो क्या करता है, हमें इक्वल सेटिस्फैक्शन देने का काम करता है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ कह रहा है कि वॉटसन भी यही कह रहा है कि एंड इंडिफरेंस शेड्यूल इज द लिस्ट ऑफ द 2 कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स, इज द लिस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स। 2 कमोडिटीज या 2 गुड्स के बीच का कॉम्बिनेशन होता है। द लिस्ट बिगिन सो अरेंज दैट द कंज्यूमर इज इंडिफरेंस to the combination preferring the more of any one। वो क्या करता है, और भी ज़्यादा कॉम्बिनेशन को प्रेफर करने का काम करता है, जैसे उसकी रिक्वायरमेंट या प्रेफरेंस होती है। मेयर्स कहते हैं, एल मेयर्स कहते हैं, द इंडिफरेंस शेड्यूल इज मे बी डिफाइंड एज अ शेड्यूल ऑफ अ वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स दैट विल बी इक्वल सेटिस्फैक्शन इन द
टू द इंडिविजुअल्स कंसर्न। अगर देखें इंडिविजुअल कंसर्न की अगर बात करें तो वो इक्वल सेटिस्फेक्शन, यानी कि अगर देखा एक से अधिक किस सामान को अगर हम इस्तेमाल करते हैं और एक साथ इस्तेमाल कर लें या एक रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए एक से अधिक के सामान को यूज करें तो वो हमारे पास क्या होता है, वो भी इंडिफरेंस शेड्यूल को रिप्रेजेंट करता है। अगर इस तरीके से ओवरऑल देखें तो ये इंडिफरेंस शेड्यूल बनने के बाद हम उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं तो वो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन क्या कहलाता है, हमारा इंडिफरेंस कर्व कहलाता है। अब कहता है एजम्पशंस ऑफ द इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, क्या क्या एजम्पशंस है इसके लिए। कहता है रिलेशनलिटी, कहता है द कंज्यूमर इज मेजर्ड टू बी रेशनलिटीज और द कंज्यूमर इज एज्यूम टू बी रेशनलिटीज। अगर कंज्यूमर्स की हम बात करें तो हम इसको एज्यूम करके चलते हैं रेशनलिटीज में, यानी कि रेशनलाइज वैल्यू में हम इसको मेंटेन करते हैं। जैसे कि कोई टू, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था कि 3 and 1, ये एक रेशनलाइज वैल्यू है। 2:2 ये एक रेशनलाइज वैल्यूज है, ठीक है, और कंजप्शन भी इसी पॉइंट ऑफ व्यू को रिप्रेजेंट करता है। फिर कहता है ही aims at a maximizing his benefit from the consumption, और उसका ये मेन एम होता है कि जो कंजप्शन शेड्यूल उसके पास बन रहा है, जो ऑप्शंस उसके पास जनरेट होता है उसको वो यूज करके मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को मेंटेन कर सके या कंजप्शन को मेंटेन कर सके गिवन हिज इनकम एंड प्राइस ऑफ द गुड। उस सिचुएशन में जिसमें जो उसके पास रिसोर्स ऑफ इनकम है, जो उसके पास अवेलेबल इनकम है और जो प्रोडक्ट की प्राइसिंग है, यानी प्रोडक्ट की प्राइसिंग और अवेलेबल इनकम को फोकस करते हुए वो क्या करता है, दो ऐसे कॉम्बिनेशन को जनरेट करने का काम कर सकता है जहां से वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने सेटिस्फैक्शन को या कंजप्शंस को बेहतर कर सके। फिर कहता है ऑर्डिनरिटी की अगर बात करें तो यूटिलिटी इज एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन that a consumer get from given market basket। कहता है यूटिलिटी एक एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन होता है, यानी किसी भी चीज़ को हम यूज करते हैं वो जरूरी नहीं है कि क्या हो, हम जैसे कई बार जब सामान खरीद के लेके आते हैं तो ये मांग चलते हैं इससे हमको ये चीज़ मिल जाएगी, यानी कि अगर कोई हम मान लीजिए वेजिटेबल लेके आते हैं तो हमको लगता है चलो यार इसको खाएंगे तो बड़ा मजा आएगा या यू कंज्यूम करेंगे तो बहुत मजा आएगा, तो वो क्या करता है एक्सपेक्टेड सिचुएशंस होती है सेटिस्फैक्शन की, इसको ले जाने से हमको इतना फायदा होने वाला है, ये इतना हमको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। एंड डिफरेंस कर्व एनालिसिस यूटिलिटी इज एन ऑर्डिनरी कॉन्सेप्ट, और इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस जो होती है वो यूटिलिटी के एक ऑर्डिनरी कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करती है। फिर ये भी कहता है द कंज्यूमर कैन ऑर्डर और द रैंक द सब्जेक्टिव यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द कमोडिटीज। अब कंज्यूमर क्या करता है, प्रियोरिटी के बेसिस पे सब्जेक्टिव यूटिलिटी को मेंटेन करने का काम करता है। जैसे आज के टाइम में आप जब किसी चीज़ को खरीदते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास कपड़े हैं, हमारे पास कपड़े हैं, हम खरीद रहे हैं तो यूटिलिटी है उसकी, हम यूज कर रहे हैं यूटिलिटी, लेकिन क्या आज के टाइम में जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज है उसमें हमें फिर कपड़े खरीदे, मान लीजिए मेरे पास 10 सेट हैं, ठीक है, 10 सेट पैंट शर्ट के कॉम्बिनेशन में हमारे पास पड़े हुए हैं, तो हम उसको अल्टरनेटली पहनते रहते हैं। द वे ऑफ थिंकिंग कि हम जाते हैं मार्केट में और हमको लगता है यार बड़े अच्छे अच्छे कपड़े आए, फिर खरीद लेना चाहिए। तो जो कंज्यूमर होता है वो ये देखता है कि इसकी प्रियोरिटी कितनी है, जरूरत है या नहीं है, जरूरत है तो किस लेवल पे जरूरत है, किस कॉम्बिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू को फोकस करेंगे या कैसी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वो क्या करता है, चीज़ों को खरीदने का काम करता है, नहीं तो नहीं खरीदता। वो फिर क्या करता है, अपने प्रेफरेंस को फोकस करते हुए परचेजिंग करें, यानी जो उसकी प्रायोरिटी है, जो सबसे जरूरी चीज़ें हैं, जो उसे लगती है कि नहीं ये उसकी फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो उसको खरीदने का काम करता है। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि जो ये एक कहता है यूटिलिटी इज एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन ऑफ दैट अ कंज्यूमर गेट्स फ्रॉम द गिवन मार्केट। यूटिलिटी एक ऐसा एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन होता है जिसे कंज्यूमर क्या करता है, जो मार्केट अवेलेबल है वहाँ से प्राप्त करने की कोशिश करता है, और वो कहता है मार्केट बास्केट, यानी मार्केट में जो भी चीज़ें अवेलेबल, जितनी भी चीज़ें अवेलेबल हैं उनसे वो प्राप्त करने की कोशिश करता है। इंडिफरेंस शेड्यूल एनालिसिस यूटिलिटी ऑर्डिनरी कॉन्सेप्ट, और ये क्या होता है, एक ऑर्डिनरी कॉन्सेप्ट होता है। और ये भी कहता है द कंज्यूमर कैन ऑर्डर और द रैंक द सब्जेक्टिव यूटिलिटी और डिराइव फ्रॉम द कमोडिटीज, यानी कि कंज्यूमर क्या करता है, ऑर्डरिंग रैंक करता है कि सबसे पहले हमको किसको रखना चाहिए, उसके बाद किसको रखना चाहिए, उसके बाद किसको रखना चाहिए। वो एक ऑर्डर जनरेट करता है कि सबसे नेसेसरी चीजें जो हैं उसकी घर के, उसकी फैमिली की, उसको सबसे पहले रखता है, उससे थोड़ी सी इंपॉर्टेंट वाली जो चीजें होती हैं उनको उसके बाद रखता है, और जो एकदम इंपॉर्टेंट नहीं होती उनको सबसे लास्ट में रखता है। डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस की अगर बात करें तो ये भी क्या होता है, डिमिनिशिंग रेट पे होता है, यानी कि जैसे जैसे हम क्या करते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, मैंने कहा बहुत ही नेसेसरी आइटम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर पे रखेंगे, तो बहुत ही जरूरी है तो उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। इससे थोड़े से कम इंपॉर्टेंस वाले को उसके बाद, इससे थोड़े से कम वाले को इसके बाद, अगर मान लीजिए जो बहुत ऑर्डिनरी है, बहुत जरूरी भी नहीं है और हो जाएगा तो ठीक है, ऐसी सिचुएशन वाले को सबसे लास्ट में। तो देखिए प्रायोरिटी क्या हो रही है, घटती चली जा रही है। कहता है स्केल ऑफ द प्रेफरेंस आर द रैंक्ड इन द टर्म्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व। जो स्केलिंग होती है प्रेफरेंस की वो क्या टर्म्स ऑफ द डिफरेंस एंड डिफरेंस कर्व में उसको क्या करते हैं, राइट ऑफ रैंक करेंगे। एंड डिफरेंस कर्व आर द डाउनवर्ड स्लोप द कॉन्वेक्स
टू द ओरिजिन कर्व्स। तो यानी कि अगर देखें तो इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो डाउनवर्ड स्लोप में होता है, यानी कि अगर हमारे पास कोई प्रायोरिटी है किसी प्रोडक्ट की तो वो कुछ ऐसे होता है, कॉन्वेक्स में होता है, ठीक है, और लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड होता है अपने ओरिजिन से। फिर कहते हैं स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज कॉल्ड द मार्जिनल रेट ऑफ द सब्स्टिट्यूशन, यानी कि MKS। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की बात करता है, MRS की बात करता है ये। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, डिक्लाइन होना शुरू होता है और डिक्लाइन होते हुए क्या होता है, इसकी मार्जिनलिटी जनरेट होती है, यानी कि जैसी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से उसका जो रैंकिंग कहता है वो डिक्लाइनिंग की तरफ मूव करता है। जैसे यहां पे कहता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पीछे थे, यहां कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रेट, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन से MKS of goods of X for Y, the MKS are defined as the amount of a goods Y and the consumer will give up, ठीक है, up to the consumptions of the additional unit कंज्यूमर क्या करता है, जैसे जैसे यूटिलिटी को चेंज करता है तो वहाँ पे उसकी जो इंडिफरेंस कर्व होती है उसमें भी चेंजेस आते हैं। जैसे यहाँ पे आ जाते हैं हम एक फोर्थ पॉइंट की तरफ, कंज्यूमर मोनोपोलिक प्रेफरेंस की तरफ देखते हैं अगर, तो इसमें कहता है तो वीकर ऑर्डरिंग होती है इसकी। कंज्यूमर सोज द वीकेस्ट ऑर्डरिंग हिज चॉइस, कंज्यूमर क्या करता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग नहीं करता है, वो हमेशा वीकेस्ट सेक्शन की बात करता है। इट्स मीन्स दैट द कंज्यूमर कैन आइडेंटिफाई द सिलेक्शन बिटवीन द टू कमोडिटीज ऑफ अ गुड्स बट ही कैन नॉट द एक्सप्रेस द सुपीरियरिटी ऑफ अ वन कमोडिटीज ओवर द एबव, यानी कि वो क्या करता है, दो कमोडिटीज को वो चाहता तो है लेकिन उसके लिए कौन ज़्यादा बेहतर है उसको वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता, इसलिए यहाँ पे जो कंज्यूमर का जो ऑर्डरिंग सेक्शन होता है वो क्या होता है, वीक होता है। फिर कहता है मोनोपोलिस्टिक प्रेफरेंस की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए कंज्यूमर का जो हमारा बिहेवियर है, तो कहता है कंज्यूमर प्रेफरेंस आर द मोनोपोलिस्टिक इफ एनी वन, इफ बिटवीन द टू बंडल्स the consumer prefer the bundles which has a more at least one of the goods and no less of the other goods as compared to the other bundles। तो नॉर्मली कहते हैं कि अगर हम एक बात करते हैं नॉर्मली तो प्रेफरेंस कहता है कि प्रेफरेंशियल सिचुएशंस की अगर बात करते हैं देन मोनोटोनिक प्रेफरेंशियल सिचुएशन की, तो उसमें बंडल अगर दो बंडल हमारे पास रखे हैं तो अक्सर हम क्या करते हैं कि ऐसे बंडल को चूज करने का काम करते हैं जो ज़्यादा तो दिख रहा हो लेकिन उसकी प्राइसिंग ज़्यादा ना हो, ठीक है, कम प्राइसिंग वाली सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है। एग्जांपल की बात करें मोनोटॉनिक प्रेफरेंस की अगर बात करते हैं तो इसमें कहता है कंज्यूमर विद द मोनोटॉनिक प्रेफरेंस विल प्रेफर द बंडल 1, 2 and 3, यानी कि अगर देखें इसको थोड़ा ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मान लीजिए क्या है 2 और 3 की बात करता है, ये 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ये 0 हो गया, ये x हो गया, ये y हो गया, तो 2 and 3 एक बंडल यहाँ बन रहा है। दूसरा कहता है 2 2 2 2 एक बंडल यहाँ बन रहा है। तीसरा कह रहा है 1 3 1 3 एक बंडल यहाँ बन रहा है एंड 1 2 1 2। तो नॉर्मली देखें तो ये ऐसी सिचुएशन आती है और एक बंडल हमारा यहाँ आता है। तो यहाँ जो कह रहा है कि अ कंज्यूमर विद द मोनोटॉनिक प्रेफरेंस विल प्रेफर द बंडल ऑफ 2 2 2 2 को प्रेफर करेगा, 1 1 को प्रेफर करेगा, क्योंकि यहाँ की जो सिचुएशन है क्योंकि ये उसके बजट के अंतर्गत आता है, ठीक है, तो वो इन बंडल्स को प्रेजेंट करेगा। फिर भी कहता है 1 1 2 1 3 1 इस तरह के बंडल्स को प्रेफर करता है। द मोनोटोनिसिटी ऑफ द प्रेफरेंस इम्प्लाइज दैट द पॉइंट M, अगर पॉइंट एक हमारा ये यहाँ आ रहा था ना, ये पॉइंट M की बात कर लें, ये N और ये A ये R, तो पॉइंट M की जब बात करता है तो ये जो होते हैं प्रेफरेंस बंडल होते हैं मोस्ट ऑफ टाइम, प्रेफर्ड बंडल, और ये जो होता है
इन्फीरियर बंडल होता है। ठीक है, इन्फीरियर बंडल्स मतलब ये था कि आपके बजट के अंतर्गत रहेगा, वो प्रेफर आप उसके बारे में सोच सकते हैं, ऐसी सिचुएशन होती है। अब यहाँ पे प्रेफरेंस की अगर बात कर लें तो इट्स मीन्स द कंज्यूमर हैव अ वेल डिफाइंड द प्रेफरेंस टू द सेट ऑफ द ऑल पॉसिबल बंडल्स एंड द बेसिस ऑफ द टेस्ट एंड प्रेफरेंस। तो कस्टमर क्या करता है, प्रेफरेंस देने का काम कर सकता है, वो पहले से ही डिफाइंड होता है, क्लियर होता है वो कि हमको किस तरह के बंडल्स को मेंटेन करना है, किस तरह के सेट्स को मैनेज करना है। यहाँ बंडल का सेंस जान लीजिए दो कॉम्बिनेशन से है, दो गुड्स के कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है उसके टेस्ट और प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। फिर कहता है इंडिफरेंस की बात करें, इट्स मीन दैट द कंज्यूमर कंसीडर एंड वन अल्टरनेटिव एग्जैक्टली एज अ गुड एज अ अदर। कहता है ये क्या करता है, इंडिफरेंस की जब बात करते हैं तो कंज्यूमर क्या करता है, एक ऐसे अल्टरनेटिव को यूज करने की कोशिश करता है जो जैसा वो प्रोडक्ट यूज करना चाहता है उसी के जैसा होता है। मतलब क्या है कि ये मेरे पास डस्टर है और ये मेरे पास एक डस्ट क्लोथ है, तो ये दोनों में देखें कि हमको क्या बेहतर मिल सकता है इन दोनों में से, उसमें से वो क्या करता है, एक आइडेंटिकल सिचुएशन को रिप्रेजेंट करने का काम करता है या सेलेक्ट करने का काम करता है। एमआरएस की बात करते हैं तो इसमें नॉर्मली कहता है इट इज डिफाइंड एज अ अमाउंट ऑफ वाई एंड द कंज्यूमर इज विलिंग टू गिव अप टू द कंज्यूम एन एडिशनल यूनिट ऑफ द गुड्स एक्स while the leaving the utility unchanged। तो कई बार क्या होता है कि गुड्स y और गुड्स x के सिचुएशन में कॉम्बिनेशन को जनरेट करता है, जबकि क्या होता है जो यूटिलिटी होती है दोनों की वो अनचेंज होती है, दोनों की यूटिलिटी में कोई बदलाव नहीं आता है। तो यहाँ एक कॉम्बिनेशन अगर उठाते हैं हम इंडिफरेंस शेड्यूल का, तो नॉर्मली देख सकते हैं कि इंडिफरेंस शेड्यूल हमारे पास दिया है दो गुड्स के बीच का कॉम्बिनेशन, जिसमें हम कॉम्बिनेशन थोड़ा सा राइट ऑफ करेंगे। ये कॉम्बिनेशन क्या है, कॉम्बिनेशन ए है, गुड्स ए, गुड्स एक्स एंड गुड्स जी हाँ वाई। ठीक है, तो गुड्स एक्स एंड गुड्स वाई के बीच का कॉम्बिनेशन है, जिसमें हम अगर देखें पहला कॉम्बिनेशन हमारा ए बनता है, तो जिसमें हम क्या करते हैं, अगर एक यूनिट गुड्स एक्स का प्रोड्यूस कर रहे हैं तो दूसरा गुड्स वाई का 20 यूनिट हम कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, फिर बी का शेड्यूल बनता है, तो 2 यूनिट अगर हम गुड्स एक्स लेते हैं तो 15 यूनिट क्या कर रहे हैं, गुड्स वाई को ले रहे हैं। अब थोड़ा सा गौर करिएगा, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जैसे ही दूसरी यूनिट हमारी बढ़ रही है, पहले यूनिट में क्या हो रही है, डिक्रीजिंग आ रही है, यानी कि जो उसका अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड अमाउंट है उसमें डिक्रीजिंग आ रही है, डिक्लाइनिंग हो रही है। सी जैसे आते हैं, जैसे थर्ड यूनिट तक पहुंचते हैं तो क्या होता है, ये 11 हो जाता है। डी पे जाते हैं, फोर्थ यूनिट पे जाते हैं तो ये क्या होता है, ये 8 हो जाता है। ई पे जाते हैं यानी कि फिफ्थ यूनिट पे जाते हैं तो ये हो जाता है हमारा कितना, 6। एंड अगर एफ पे जाते हैं तो ये हो जाता है 6th यूनिट हमारा, अगर हम गुड्स एक्स को प्रोड्यूस करते हैं या गुड्स एक्स को कंज्यूम करते हैं तो वहीं 5th यूनिट हम गुड्स वाई को कंज्यूम करते हैं। अगर देखें तो ये डिक्लाइनिंग रेट में आ रहा है और ये अराइज कर रहा है। तो इस सिचुएशन में अगर हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, वन टू थ्री, ये हमारा गुड्स एक्स हो जाएगा और ये गुड्स वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे ये 0 हो गया। 120 यहाँ आ गया। ठीक है, 215 यहाँ आ गया। 311 यहाँ आ गया। 48 यहाँ आ गया। 56
5 6 यहाँ आ जाएगा, 6 5 6 5 यहाँ आ जाएगा। तो अगर देखें हम तो कुछ ऐसा हमारा ग्राफ बन रहा है, ठीक है। ये फाइव सिक्स एंड तो कुछ ऐसा हमारा आईडी यानी कि इंडिफरेंस आईसी इंडिफरेंस कब जनरेट होता है। आईसी कर बोलते हैं। ये पॉइंट हमारा ए हो गया, ये बी कॉम्बिनेशन हो गया, सी डी ई एंड एफ कॉम्बिनेशन हो गया। तो अगर इस तरीके से देखें तो हमारा जो ग्राफ जनरेट हो रहा है वो कॉन्वेक्स में जनरेट हो रहा है। और कहता है टेबल 6 एक्सप्रेस द डिफरेंस शेड्यूल। ये इस तरह के कॉम्बिनेशन को डिफरेंस शेड्यूल बोलते हैं। और विच इज द सोर्स ऑफ 6 कॉम्बिनेशन ऑफ द 2 गुड्स अवेलेबल टू द कंज्यूमर, यानी कि 6 कॉम्बिनेशन है जो 2 अलग अलग गुड्स के हैं जो कंज्यूमर के लिए अवेलेबल हैं। अब उसमें ऑल द कॉम्बिनेशंस जो हैं वो ए बी सी डी ई और एफ हैं। द गिवन द इक्वल सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। और ये सारे कॉम्बिनेशन क्या कर रहे हैं मिलके, या इनका जो कॉम्बिनेशन है, ए का कॉम्बिनेशन है वो कस्टमर को इक्वल सेटिस्फेक्शन दे रहा है, बी का है, यानी जो भी कॉम्बिनेशन है वो कस्टमर को क्या कर रहे हैं इक्वल सेटिस्फेक्शन देने का काम कर रहे हैं। जब हम उनको ग्राफ पे लेके आते हैं तो कहता है आईसी इज एन इंडिफरेंस कर्व विच इज द लोकस of a such point of a various combination of a 2 goods। ये IC क्या है, ये उन कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कस्टमर को क्या करता है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करने का काम या कॉमन या इक्वल यूटिलिटी देने का काम करता है। So dear students, in this video that's all. If you have any type of the doubt or the query, you should be consult through the Google Classroom. Thank you.